So welcome to एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्लास। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है आज का, वैसे हम इकोनॉमिक वायबिलिटी को डिस्कस कर रहे हैं, बट आवर फर्स्ट स्लाइड इज ऑन प्रोजेक्ट असेसमेंट। जब कोई एंटरप्रेन्योर किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करता है तो सबसे पहले वो उसका असेसमेंट करता है कि ये प्रोजेक्ट जो है इन्वेस्टमेंट करने लायक है या नहीं है। तो ये जो प्रोजेक्ट का असेसमेंट होता है वो उसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी के आधार पर करता है, ना कि उसकी टेक्निकल फीजिबिलिटी के आधार पर। तो यहाँ पर मेरा इकोनॉमिक वायबिलिटी से मतलब है कि प्रोजेक्ट कितना प्रॉफिटेबल है, यानी कि वो उसको कितना रिटर्न दे रहा है। इसके आधार पर एक एंटरप्रेन्योर अपने डिसीजन को आगे बढ़ाता है कि मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। हो सकता है कि एक प्रोजेक्ट जो है टेक्निकली फिजिबल हो, लेकिन वो उसको सेकंड फैक्टर लेता है, टॉप प्रायोरिटी में नहीं लेता है। यहाँ पर टेक्निकल फिजिबिलिटी से मेरा मतलब है कि जो एंटरप्रेन्योर के पास टेक्नोलॉजी है वो उसको कंपेटिटिव एडवांटेज दे रही है, बोथ इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी एज वेल एज इनोवेशन। ठीक है, लेकिन इस बात को भी वो कंसिडरेशन में नहीं लेता है। वो इकोनॉमिक वायबिलिटी को कंसिडरेशन में लेकर के अपने डिसीजन को डिसाइड करता है कि प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। प्रोजेक्ट का जो असेसमेंट होता है वो उसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी के आधार पर होता है, ना कि उसकी टेक्निकल फीजिबिलिटी के आधार पर। An entrepreneur will invest in a project only when he foresees its economic viability rather than its technical feasibility. A project can be technically feasible if the technology in hand can provide the competitive advantage in terms of efficiency and innovation. But for a project to be economically viable, it needs to be profitable. In other words, the present value of expected return in future must exceed the initial investment. तो ये है कि वो देखता है कि जो इन्वेस्टमेंट मैंने किया है उस इन्वेस्टमेंट से ज्यादा मुझे रिटर्न इस प्रोजेक्ट पर मिल रहा है आज की तारीख में। तो ये इकोनॉमिक वायबिलिटी जब उसको दिखती है तभी वो इन्वेस्टमेंट करता है, टेक्निकल फिजिबिलिटी के आधार पर नहीं कि मुझे कितना कंपेटिटिव एडवांटेज मेरी टेक्नोलॉजी दे रही है। दिस इज नॉट हिज फैक्टर व्हाइल असेसिंग अ प्रोजेक्ट, राइट। इकोनॉमिक वायबिलिटी, ये हम आज पढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक वायबिलिटी जो होती है, ये वैसे मैंने अभी मेंशन किया है, ये प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी बताती है कि कितना प्रॉफिटेबल जो है वो प्रोजेक्ट होगा। ना ये जो इकोनॉमिक वायबिलिटी है ये जो है रिस्क पर हो सकती है, क्योंकि जो फ्यूचर में रिटर्न प्रोजेक्ट को मिल रहा है वो फ्लक्चुएट कर सकता है, राइट। और इस फ्लक्चुएशन के जो कारण हैं वो एंटरप्रेन्योर के हाथ में नहीं है। he is a part of an industry and he cannot control them, right? ये जो फ्लक्चुएशन हो सकती है रिटर्न में, ये इसके जो कारण हो सकते हैं वो हो सकता है कि आने वाले समय में जो है जो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है उसमें कोई अनसर्टेनिटी हो जाए, राइट। एक अनसर्टेनिटी लेबर की अवेलेबिलिटी के कारण भी हो सकती है। कल को कोई नियम आ जाए, लेबर वेजेस की डिमांड बढ़ जाए, कोई पॉलिटिकल एक्ट आ जाए और लेबर की शॉर्टेज हो जाए भाई, या कॉस्ट इतनी बढ़ जाए लेबर की कि आप लगा ना पा रहे हो, राइट। लेबर की अवेलेबिलिटी भी एक अफेक्ट डाल सकती है। रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी भी एक अफेक्ट डाल सकती है। आपका जो कंपीटिंग प्रोडक्ट है जो आपके साथ compete कर रहा है मार्केट में, वो सपोज आपके कंपटीटर ने उसमें इनोवेशन कर दिया है कुछ, और उस इनोवेशन के तहत उसकी जो डिमांड है वो बढ़ गई है काफी ज्यादा। तो अगर उसकी डिमांड बढ़ेगी तो आपके प्रोडक्ट की घटेगी, राइट। तो ये चीज भी एक एंटरप्रेन्योर के हाथ में नहीं होती है। या जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट है, आपके प्रोडक्ट की फंक्शनैलिटी के लिए कोई ना कोई प्रोडक्ट कॉम्प्लीमेंट्री होगा, उसकी डिमांड में फॉल हो सकता है। अगर उसकी डिमांड फॉल करेगी तो ऑब्वियसली आपके प्रोडक्ट की डिमांड भी फॉल करेगी। अगेन एंटरप्रेन्योर इस चीज को अपने हाथ से डिसाइड नहीं कर सकता। ये सब जो है फैक्टर्स एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि प्रॉफिटेबिलिटी को प्रोजेक्ट की इफेक्ट कर रहे हैं।
यानी कि उसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी को इफेक्ट कर रहे हैं। और यही कारण होता है कि एंटरप्रेन्योर इसी फैक्टर को सबसे ऊपर मानता है, क्योंकि ये उसके हाथ में नहीं है। टेक्निकल फिजिबिलिटी उसके हाथ में है, राइट, इकोनॉमिक वायबिलिटी उसके हाथ में नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बढ़ सकता है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो जो रेट पर आपने देखिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोन लिया था, तो वो लोन आपको चुकाना है एक ब्याज दर पर, उस बॉडी को, बैंक्स को, जिस रेट पर आपने वो लोन उनसे लिया था। हो सकता है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाए, तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो आपका ब्याज ऑब्वियसली बढ़ेगा, क्योंकि ब्याज दर बढ़ रही है। ये भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते। सो इन सारे फैक्टर्स के कारण जो रिटर्न आपको फ्यूचर में मिल रहा है उसमें फ्लक्चुएशन की उम्मीद है, और फ्लक्चुएशन इन रिटर्न का मतलब रिस्क होता है। तो देयर इज एन रिस्क इन द इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। So that is the only purpose of this lecture, is that why the economic viability is so important in the project assessment before investment decision is made, right? So the economic viability of a project can be at risk due to fluctuations in expected return in future. These fluctuations in expected return are caused by uncertainties in raw material availability, labor availability, rise in demand of competing product, fall in demand of complementary product, rise in rate of interest. All these factors are beyond the control of business, right? तो ये उसके वो नहीं है कि वो टेक्निकल फिजिबिलिटी ट्रेनिंग वेनिंग दे करके इसमें इम्प्रूव कर लेगा, भाई ये उसके हाथ की बात नहीं है, राइट? सो यहाँ पर एंटरप्रेन्योर जो है कॉशियस हो जाता है। सो प्लीज नोट दिस स्लाइड बिफोर आई प्रोसीड फर्दर।